वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए जी, शुरू करते हैं। इंग्लिश वाले, क्या वह इंग्लिश का वेट नहीं कर रहे थे? ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा वोकैबुलरी एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम ग्रामर एंड वी शुड स्टार्ट टॉपिक टेंस। ओके, है ना? टेंस से स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी सो विल डिस्कस इट। आज बारिश बहुत हो रही थी कल से एवरीवेयर, राइट? ऑलराइट, इसीलिए सारे भीग गए आज। मतलब एक्सपेक्टेड था कि कोई नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ ऑनलाइन चल रही होगी, और तुम लोगों को देख के खुशी हुई कि चलो एक दो जो है वो उनके अंदर थोड़ा सा दर्द है पढ़ाई को लेकर के, तो दे आर हियर। सो अभी हम शुरू करते हैं। एक रूट वर्ड लेंगे। बाय यूजिंग दिस रूट वर्ड हम थोड़ा सा चीजें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अभी ऑनलाइन भी वैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो रूट वर्ड ले लेते हैं हम। एक जैसे एक रूट वर्ड है हमारा क्रेसी। क्रेसी इज अ रूट वर्ड। अभी रूट वर्ड क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। रूट वर्ड का मतलब है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किसी भी चीज का, उससे मिलके जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो उसी मीनिंग को कैरी कर रहे होंगे। तो जैसे क्रेसी है, क्रेसी से हमने चार पांच वर्ड्स बना दिए, बट उसका रूट यही रहेगा। सो क्रेसी का मतलब होता है, यस, टू गवर्न। हाँ, क्रेसी का मतलब होता है रूल। जैसे आपने बोला तो भाई आपकी बात पहले लिखेंगे। रूल मतलब टू गवर्न। टू गवर्न का मतलब, अब जैसे जहां पे शासन किया जाता है, अब इसी से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स ले लेते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड मैंने लिया अरिस्टोक्रेसी। सो अरिस्टो किसी को पता है क्या है? अगर आपको सिर्फ अरिस्टो का मतलब पता है सो आप और बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं। तो अरिस्टो का मतलब पता है क्या? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि अभी आप बताएं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ये पता होगा क्या होता है नौकरशाही। आगे देखते हैं। प्लूटोक्रेसी, याद आएंगे धीरे धीरे। बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे बच्चे। मेरिटोक्रेसी, एर्गेटोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी, और एक और लिख लो, पैंटिसोक्रेसी। ठीक है। अच्छा, अब मीनिंग तो पता है, तो अब मतलब कृषि का मतलब तो पता है, तो आगे देख लेते हैं। तो अरिस्टो का क्या मतलब होता है? अब किसी को याद ही नहीं आ रहा, अभी तो पूछा। देखो, अरिस्टो का मतलब होता है जो समाज के बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन है, द नॉबल्स। जैसे जो वृद्ध जन होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब वो बनते हैं, जो सोसाइटी में मालिक बनते हैं, ऐसे शो करते हैं कि जैसे वो सब कुछ जानते हैं। तो सारे लोग ना, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो राय लेने उनके पास पहुंच गए और बताइए चाचा जी आप बताइए क्या करें। है, ऐसे सुना है ना कभी? जैसे मान लो मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई, तो मेरी फैमिली वाले अपने रिलेटिव्स के पास जाने से पहले उनके पास जाएंगे जो मतलब अपने आप को बहुत ही ज्यादा लीडर समझते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं अरिस्टोक्रेट्स। और अगर वही लोग रूल करने लगे तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी उस जगह की गवर्नमेंट को बोलते हैं जहां पर नॉबल्स, मतलब ऐसे ही वृद्ध इंटेलिजेंट पर्सन गवर्न करते हैं पूरी सोसाइटी को। सो अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है द गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज रन, द गवर्नमेंट इज रन, जहां पे गवर्नमेंट चलाई जाती है बाय द नॉबल्स। ठीक है, एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट। क्या बात बोली है। ये जो पंचायत का सिस्टम है ना, वो अरिस्टोक्रेसी से ही लिया गया। तो अब सोचो कि हमारी हमें वोट ना देना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता तो हर जगह पंचायतें होती।
वैसे पंचायतों को, अभी पंचायती राज सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो अभी भी, अभी कहाँ पढ़ा होगा अभी तो शुरू ही नहीं हुआ होगा, वैसे पहले तो पढ़ा होगा कभी। तो अभी भी पंचायतों का एग्जिस्टेंस है और अभी भी वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी जो है वो उन्हीं के द्वारा, नॉबल्स के द्वारा, समझदार लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट को कहते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट को बोलते हैं डेमोक्रेसी, और डेमो का मतलब होता है लोक, लोक यानी प्रजा। तो इंडिया में हम लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, मतलब इंडिया में पावर हम लोगों के पास है तुम लोगों के पास पावर है क्या कर सकते हो, कब यूज करोगे? वैसे कहने को तो इंडिया में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है किसी आम आदमी के हाथ में पावर, मतलब जैसे हमारे हाथ में पावर है, और हम क्या करेंगे, अगर हमने वोट नहीं दिया या हमने डिसअप्रूवल दे दिया तो पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी या सरकार गिर जाएगी। बट इंडियंस कभी डिसअप्रूवल देते नहीं है, बहुत ही कम केसेस में ऐसे हुआ है जब इंडियंस ने वोट देके किसी को सिलेक्ट किया एंड देन लगा कि वो बंदा सही नहीं है और डिसअप्रूवल दे दिया। इन इंडिया इट हैपेंस, लाइक आई डोंट नो इट हैपेंस और नॉट, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज्यादा केपेबल है कि ऐसे कर सकते। तुम लोग करोगे ऐसे? हाँ ये है कि कोई एक बहुत बड़ा स्पीकर आ गया और उसने सबको भड़का दिया, देख इस बंदे को डिसअप्रूवल देना है, तो क्या करते हैं हम, इसके खिलाफ कोई ना कोई मूवमेंट चलाते हैं। हालांकि पहले ऐसा हुआ था जब अंग्रेज थे, तब से नहीं हुआ, तब से लोगों की राष्ट्रीयता मर चुकी है सब बेकार है। सो बेसिकली द गवर्नमेंट इज रन बाय द नॉबल्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। मैं भूल गई थी कि मैं पब्लिक हूँ हेमंत आ रहा है, रुक जाओ भाई, सावित्री कह रही हेमंत आ रहा है रुक जाओ। ठीक है मैं रुकी हुई हूँ, यहीं रुकी हूँ 1 घंटे तक, जल्दी भेजो भाई सावित्री। ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो का मतलब होता है नौकरशाही। तो अब ये कैसी होती है नौकरशाही, का क्या मतलब है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ शाही इज नौकरशाही, क्या बोलेंगे, कैसी गवर्नमेंट है? क्या इंडिया में कहीं भी नौकरशाही देखने को मिलती है? इंडिया में कहाँ? कोई बताए, नौकरशाही कहीं मिलती है देखने को? कहाँ मिलती है सही कह रहा है, मतलब सही कह रहा है एक्चुअली। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है द गवर्नमेंट इज रन बाय द ऑफिशियल्स, जब अधिकारी लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। तो द गवर्नमेंट इज रन बाय, मेंट इज रन बाय द ऑफिशियल्स, जब अधिकारी लोग गवर्नमेंट चलाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। ऑलराइट, जहाँ पे अधिकारी गवर्नमेंट चलाएं, जैसे कोई भी, जैसे इसने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी, सो या दैट्स राइट। और ऐसे ही मान लीजिए कोई आपका सेक्रेटारिएट है, तो सेक्रेटारिएट में सारे ऑफिसर्स की चलती है, तो वहां पे ब्यूरोक्रेसी हो गई। ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी से तब भी सही है, कम से कम समझदार लोग तो होते हैं, या तो हमें पता ही नहीं चलता, जो अच्छा बोलता है हम उसको वोट दे देते हैं। अब वो जरूरी अच्छा बोलते, जरूरी दिमाग भी अच्छा हो उसका, दिमाग 2 कौड़ी का हो, बोले अच्छा, क्या कर लें उसका बताओ? कोई स्क्रिप्ट दे दे, मुझे भी कोई स्क्रिप्ट दे दे, मेरे पास दिमाग नहीं है लेकिन अच्छा बोल लेती हूँ, क्या करूँ एनीवेज, सो ब्यूरोक्रेसी नहीं, मेरे पास दिमाग है, आई कैन यूज इट। अब तुम अगर मैं कहूंगी मेरे पास दिमाग है तो तुम कहोगी हर दिमाग वाला यही कहता है, तो भाई मैं कहूंगी नहीं है। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। सो प्लूटो बेसिकली होता है अमीर लोगों के लिए, कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे अमीर लोग गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, सुना है कभी? बहुत जगह ये बहुत जगह होता है। यहाँ तो अब सोचो जहाँ डेमोक्रेसी है वहां भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अमीर लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। सोसाइटी देखो, जैसे कोई भी, जैसे द सिग्नेचर अपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेरी भी सोसाइटी में सेम है जहाँ पे मैं रहती हूँ, कि वहाँ पे जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो अपने आप को लीडर ऐसे ही समझ लेते हैं। तो प्लूटोक्रेसी ऐसे ही चल जाती है, भाई हमारे रूल्स होंगे, हम चाहेंगे तो लिफ्ट चलेगी, हम चाहें तो बंद रहेगी। तो ये भी होता है। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है द गवर्नमेंट इज रन बाय द रिच। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये प्लूटो जहां भी वर्ड आएगा ये रिच को ही डिनोट करेगा, ब्यूरो जहां भी वर्ड आएगा ये नौकरशाही को ही डिनोट करेगा, अरिस्टो नॉबल्स को ही डिनोट करेगा। वैसे अरिस्टोक्रेट एक बॉटल भी होती है किसी पर्टिकुलर थिंग की, नाम नहीं सुना? द गवर्नमेंट इज रन बाय किसकी? द रिच। ठीक है, द रिच, बस इतना ही काफी है। द रिच का ही मतलब होता है
अमीर वर्ग, धनिक वर्ग, अमीरों द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। बच्चे थक जाते इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बेचारे, शक्लें बन जाती। तुम कल नहीं आई थी ना? अच्छा कल आई थी। अब तुम्हें इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, याद नहीं रहता कब आए कब नहीं आए। आया करो, अच्छा लगता है। इसका पहला क्लास है। अच्छा कल आई थी? कल मास्क लगाई थी? अरे आजकल मास्क तो दिखते ही नहीं है। तो आधे बच्चे तो दूसरे लगने लगते हैं, आधे दिन मास्क लगा के आते हैं, वी आर लाइक ओके। किसी दिन मास्क उतार दिया, आई एम लाइक नए स्टूडेंट्स। तो होता है ऐसा। तुम लोग भी लगा लोगे, मुझे लगेगा नए हो। कभी टीचर को खुश कर देना, आज नए बच्चे आए क्लास में। ऑलराइट, मेरिटो किसके लिए होगा? जिसके पास मेरिट होगी। और मेरिट किसके पास होती है? स्कॉलर्स के पास। वेरी नाइस, स्कॉलर्स के पास होती है, स्टूडेंट्स के पास होती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स के पास होती है। अच्छा स्टूडेंट्स तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, वैसे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, अगर वो गवर्नमेंट चलाएंगे तो उस एरिया को बोलेंगे यही मेरिटोक्रेसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट इज run by the intellectuals and yes the scholars. इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर स्कॉलर्स लिख देंगे। हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही बताओ? एसी नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रही? तुम ही कह रहे थे ऑनलाइन वेट करो, आ रहे हैं। इतना पिटोगे? सावित्री मम्मा का नाम है क्या? ठीक है रुक गई, देखो मैं कब से रुकी हूँ। अच्छा ये हो गया तुम्हारा। जो समझदार लोग, हिंदी में जिसको नहीं आती है वो सबकी हिंदी लिख ले, बट याद करना जरूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एर्गैटोक्रेसी। एर्गैटो या एर्गो जहां भी आएगा वो वर्कर्स को डिनोट करेगा। वर्कर्स का मतलब जो कार्य करते हैं, ठीक है। तो एर्गैटोक्रेसी, द गवर्नमेंट इज रन बाय, हाँ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना पूरा स्पेलिंग लिख लेना, मैंने जीओवी लिख दिया, तुम लोग अपने आप को होशियार मत समझना, खुद ही पता चला मिनिस्टर बन जाओ। हाँ गवर्नमेंट इज रन बाय द वर्कर्स। और हाँ दिमाग को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, क्योंकि अभी मैं पूछूंगी भी, पूछती भी हूं मैं, द वर्कर्स नए वाले। तो कल तुम लोगों ने अपना पूरा दिन दिया 1 बजे तक? यू एंजॉयड योरसेल्फ? ओके, दैट्स ग्रेट। देखो दो तरीके के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो जो क्लास में आके बोर होते रहते हैं, मैं तुम लोगों के ऊपर नहीं बोल रही हूँ। और एक वो क्लास में आके सपने देखते हैं कि इस क्लास से हमारा सपना पूरा होगा। अब तीसरी तरीके के तो नहीं होते कोई? नहीं ना, हाँ ये दो ही होते हैं। तो इनमें से एक आपको बनना है, चॉइस इज योर्स। ओलिगोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी जो है, इसमें ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू, मतलब थोड़े लोग। तो वेयर द गवर्नमेंट इज रन बाय द फ्यू, गवर्नमेंट इज रन बाय द फ्यू पीपल, ठीक है ना, थोड़े लोगों द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाए। एक्चुअली द फ्यू की जगह हम अ फ्यू पीपल लिख देंगे। अच्छा ये वाला वो चला गया क्या ऑप्शन इसमें? जहां पे द गवर्नमेंट इज रन बाय अ फ्यू पीपल, वो होता है हमारा ओलिगोक्रेसी। ठीक है, देखो अब वही बात है, इतने टर्म्स को बस आप पढ़ना है। ओलिगो का मतलब अ फ्यू हो गया, इर्गैटो का मतलब वर्कर्स हो गया, मेरिटो का मतलब स्कॉलर्स हो गया, पैन टिसो में पैन का मतलब होता है ऑल। ठीक है, जहां भी पैन वर्ड आएगा वो हमेशा ऑल को डिनोट करेगा। हैव यू हर्ड दैट पैन इंडिया मूवमेंट? हर चीज पैन इंडिया क्यों होती है? इंडिया थोड़ी ना पान खाता है, तो पैन का मतलब ऑल है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैन कुछ और या फ्राइंग पैन से रिलेटेड नहीं है, पैन का मतलब होता है ऑल। तो पैंडिसोक्रेसी है, द गवर्नमेंट इज रन बाय ऑल। हाँ जी, एयरलाइंस भी है। पैन इंडिया, हाँ पैन इंडिया, पैन इंडिया के नाम से बहुत सारी चीजें हैं। मतलब चूंकि पैन का मतलब ऑल होता है, तो लोग कहते हैं जब सबको देना है तो पैन इंडिया नाम दे दें। द गवर्नमेंट इज रन बाय ऑल।
रन बाय ऑल, जो सारे लोग मिलके गवर्नमेंट चला रहे होते हैं और केओस फैला रहे होते हैं, वो पैंटिसोक्रेसी होता है। ठीक है, तो जरा एक बार देखो इतने वर्ड्स, इसमें और भी हैं, उनको देखेंगे नेक्स्ट डे। और अभी जरा हम आपसे सुनते हैं, मैं पूछूंगी, आप बताएंगे सारे लोग, बिकॉज दीज आर सम सिंपल टर्म्स। इसमें आपको स्टार्टिंग पढ़ना है। इसमें अरिस्टो, उसके बाद अरिस्टो का मतलब नॉबल्स बताया, ब्यूरो का मतलब नौकर, प्लूटो का मतलब द रिच, जो प्लूटो पे पहुंच जाता है पैसे वाला। प्लूटो इज अ प्लैनेट अनएग्जिस्टेड नाउ। बाकी ये मैंने बता दिए हैं, सो राइट डाउन क्विकली एंड देन आई एम गोना आस्क दैट। हाँ जी, समझ आ रही है वोकैबुलरी? कोई ऐसा जिसको ये वर्ड समझ नहीं आए? अच्छा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा, मतलब ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये लिखा होगा। क्वेश्चन आएगा द गवर्नमेंट इज रन बाय द नोबल्स, 4 ऑप्शंस होंगे, अरिस्टो, ब्यूरो, प्लूटो, पैंटिसो, इस तरीके से। सो यू हैव टू ऑप्ट द राइट वन, ठीक है? और आप तो ऑप्ट ही कर लोगे। और वोकैबुलरी को पढ़ना भी शुरू कर दो। मैंने कहा मीनवाइल पढ़ लेंगे तो चल जाएगा काम, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी नहीं देखते। तो अगर मीनवाइल पढ़ते हो तो घर जाके आप 1-2 वीडियोस भी देख लोगे, ऑनलाइन चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो घर जाके भी एक बार देख लेना। याद हो गया? शैल आई आस्क नाउ? चलो ठीक है। क्या हुआ? रिकॉर्डेड वीडियो रविंद्राज आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है ना, वहां पे। हाँ बेटा बताओ, क्या 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 बताओ। रीजनिंग वाले सर अवेलेबल नहीं होंगे? इसके बाद होगी शायद, इसके बाद तुम लोगों को क्या शेड्यूल मिला है? हाँ, तो आज रीजनिंग वाले सर अवेलेबल नहीं होंगे, किसी दिन मैं अवेलेबल नहीं होंगी, तो तुम लोग को ऐसे शॉक मिल सकता है। अच्छा, इंग्लिश की क्लास के लिए आए, कोई और आ गया। अब मैं तो रीजनिंग नहीं पढ़ा पाऊंगी भाई। शेड्यूल किसी का भी मिला हो, अगर मैं आई हूँ तो अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। हाँ, जीएस पढ़ा सकती हूँ, पॉलिटी वॉलिटी पढ़ना हो तो। अब उसके लिए क्या हुआ बेटा? पैंटिसो, PANTISOCRA। एक्चुअली आई ट्राई मेकिंग आर इन अ डिफरेंट फॉर्म, तो आई ट्राई इट। मैं थोड़ा सा आर और एस को सिमिलर कर देती हूँ, बट फ्रॉम नाउ आई एम। ओहो, ए तो सही दिख रहा है। अरे ये तो ये दिख रहा है, ओ दिख रहा है। चुप रहो पागलो तुम लोग। हाँ रंजीत कुमार, स्टोनो के लिए भी है, स्टेनो होता है वो, वैसे स्टोनो लिखा है क्या तुमने? स्टेनो के लिए भी है डेफिनेटली। चलो अभी मैं पूछती हूँ आप लोगों से, बहुत जज करते हो तुम लोग हैंड राइटिंग है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, इधर से पूछती हूँ, इधर वाले बताएंगे। अच्छा, वेयर द गवर्नमेंट इज रन बाय द नोबल्स, क्या बोलते हैं इसे? वाह, याद है, एरिस्टोक्रेसी। यहाँ बताइए, व्हाट इज मेरिटोक्रेसी? ओके, पीछे आप बताएंगे, व्हाट इज प्लूटोक्रेसी? तुम लोग को याद होगा, एक मिनट। द गवर्नमेंट इज रन बाय, या द रिच। अच्छा, तुम ही बताओ। वाह, क्या बात है! मजा आ गया। चलो ठीक है, इसी बात पे तुम कुछ नहीं, ऐसे सिंपल सा बताओ। अरे डर क्यों रहे हो? नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ, सुन तो लो मेरी बात। इजी से पहले क्वेश्चन तो पूछने दो। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा ये था, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बता तो दिया आंसर। एसएससी। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएससी? एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, आगे जाओगे, चलो बढ़िया है, निकल से जल्दी आना। चलो तुम बताओ,
क्या पूछे थे, ब्यूरोक्रेसी क्या है? नौकरशाही। द गवर्नमेंट इज रन बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है। जब ऑफिशियल्स या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑफिसर है, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स बेसिकली, तो उसको बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। प्लूटो, प्लूटो पूछ लिया, सारे पूछ लिए, कौन सा बचा? ओलिगो, ओलिगो, हाँ चलो ठीक है, तुम ही बता दो फिर। हाँ, द फ्यू पीपल, ठीक है। वेरी नाइस, चलो हम फिर आज नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, और टॉपिक है हमारा टेंशन। इट इज टेंस। तो अभी टेंस जो है वो सबको थोड़ा थोड़ा आता है ना, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये बताओ कि अच्छा ये टाइम एंड टेंस क्या होता है, मतलब इसे हम टाइम के साथ ऐसे टाइम एंड टेंस क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ सेइंग इट टाइम एंड टेंस? जैसे टेंस है तो आजकल फैशन चल गया है, लोग कहते हैं टाइम एंड टेंस, तो इसका कोई ऐसा रीजन है अपेरेंट, या फिर ऐसे ही फैशन चल गया? हाँ एग्जैक्टली exactly. देखिए क्या होता है, आपने भी सही बताया, आपने भी सही बताया, जो ये टेंस हमारा वर्ड लिखा है इसी का मतलब होता है काल, और इसी के अंदर टाइम मेंशन्ड होता है। अगर टाइम नहीं होगा तो आप क्या देख के टेंस बनाओगे, तो इसीलिए टाइम एंड टेंस इज सुपरफ्लुअस समवेयर, आपको जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ टेंस बोलोगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि टेंस का मतलब ही होता है आप टाइम को देख के वर्ब की फॉर्म्स को चेंज कर दो, समझ रहे हैं आप? जैसे मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने एक सेंटेंस बनाया कि मैं, या मैं रोज ये कार्य करता हूँ, या मैं रोज टहलने जाता हूँ। अभी ये जो है ना, हमने देखा कि जाता है वो टहलने, तो हमने देखा टाइम क्या है इसका, मतलब प्रेजेंट का टाइम है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो अभी हमें क्लियर है कि वो टहलने जाता है तो प्रेजेंट में जाता होगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने कहा कि मैं टहलने गया, मैं टहलने गया। अभी ना यहाँ पर टाइम जो है पास्ट का हो गया, तो यहाँ पर भी आपको वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है, ठीक है। बाकी के पूरे सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं है, बस वर्ब के फॉर्म को, वर्ब के फॉर्मेट को चेंज करना है। ऐसे ही एक बात हो गई, आपने कहा कि मैं टहलने जाऊंगा, तो अभी वही बात है कि ये जो बात आई वो बात आ गई हमारे फ्यूचर की। तो देखिए अभी जो ये काम हम कर रहे हैं इसी को हम टेंस कहते हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम को देखते हुए अपनी वर्ब्स को चेंज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैंने वर्ब्स प्रेजेंट की ले ली, यहाँ पर मैंने पास्ट की ले ली, और यहाँ पर मैंने फ्यूचर की ले ली। तो इसी को टेंस कहते हैं कि हम टाइम को देख के अपनी वर्ब को चेंज करें। तो ये सारे लोग याद रखो, वर्ब को देख के टाइम चेंज नहीं करना है, मतलब टेंस चेंज नहीं करना है, आपको टाइम को देख करके वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है। अभी ये वाला जो टहलने जाऊंगा, ये वर्ब का फॉर्म जो होगा वो फ्यूचर में होगा। अब जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, तो हमने इस सेंटेंस को लिखा, मैं टहलने जाता हूं, आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है। अभी इसमें जो वर्ब है वो क्या है, गो है, और प्रेजेंट की वर्ब है। अभी देखना ये सिर्फ और सिर्फ इसी में चेंज होगा, बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा। तो आपको ना फोकस किस पे करना है, बेसिकली वर्ब के फॉर्म्स पर। ये पूरे आपके जितने भी टेंसेस होते हैं ये वर्ब के फॉर्म्स को चेंज करने में आते हैं, इसीलिए टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसी में आपका जुड़ा होता है वर्ब, इसी में जुड़ा होता है आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, इसी में जुड़ा होता है खुद ये टेंस, इसी में जुड़ा होता है कंडीशनल्स, इसी में अभी एक और टॉपिक जोड़ देंगे स्ट्रेटिव वर्ब्स। तो ये टॉपिक अपने आप में बेसिक होता है, अगर आप इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। सो आई गो फॉर अ वॉक, इसमें भी हमने कुछ नहीं चेंज किया, वर्ब मैं टहलने गया, आई वेंट फॉर अ वॉक। अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दिया है, ठीक है। बाकी तो कुछ मैंने किया नहीं। फिर यहाँ पर टहलने जाऊंगा, अभी फ्यूचर का एक्शन है, तो हमको फ्यूचर के मॉडल वर्ब्स बताने पड़ेंगे। सो आई, हाँ वेल बेसिकली शैल लगता है तो हम शैल लगा देंगे,
आई शैल गो। अभी देखो फिर से उसी में चेंज किया है, बाकी पूरा सेम। फॉर अ, सो व्हाट वी हैव टू डू कि हमको यहां पर क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें सारे सेंटेंसेस बनाना है। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि टेंस क्या होता है तो क्या बताएंगे? दैट इंडिकेट्स द फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपली। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लिखने की जरूरत है, ना लिखाने की जरूरत है और ना आप लिखेंगे, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि टेंस क्या है। ये सिर्फ अप्रोच है जो आपको समझ आ गई कि वर्ब के फॉर्म्स को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना टेंस होता है बस। तो अभी हम टेंस के पार्ट्स ले लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो पार्ट्स आपको पता है, सारे सारे पता होंगे, बचपन से पता है। सबसे पहले इसके पार्ट्स ले लेते हैं। इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है, अभी लिखने वाला आएगा। ये समझ आई बात कि व्हाट आई वांट टू से? कोई भी टाइम ले लो आप, सिर्फ उसमें वर्ब पे फोकस करना है। हाँ, उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं, वर्ब के फॉर्म्स वो एक बार और देख लो जरा, फिर उसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं। देखो कोई भी अगर मेन वर्ब होगी या कोई भी वर्ब है जो मेन है, तो उसके हम 5 फॉर्म्स डिस्कस करते हैं। 5 फॉर्म्स बेसिकली डिस्कस करते हैं। क्या हो गया, एक दो ज्यादा हो गए क्या बचपन से? 4 सही है? 4 सही थे, आज एक और बढ़ा दिया। देखो बेसिकली होते 4 ही है, सही बात है, लेकिन 5वां फॉर्म हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आपको सिखाते हैं, जिससे कि आपके टेंस बन जाए। ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर कुछ नया पढ़ते हो, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, तो हम आपको 5, ये मेरी तरफ से था। डिड आई डू दैट? व्हाट डिड आई डू? डिजास्टर मैनेजमेंट। चलो, कोई भी वर्ब है तो उसके हम 5 फॉर्म्स पढ़ेंगे। पांचवा जो, अब देखो पहला जो फॉर्म होता है उसको समझिए। पहला फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी वर्ब उठा लो, जैसे मैंने कोई वर्ब उठाई, सबसे पहले मैंने वर्ब उठाई मेक। ठीक है, तो ये पहला फॉर्म है। अब ये जो पहला फॉर्म है वो हमेशा कैसा होता है? प्लूरल फॉर्म। प्लूरल, और इसी को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ब का जो बेस होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। हमेशा याद रखिए, ये आगे काम आएगा। मतलब किसी भी वर्ब को कहीं से अगर वो पैदा हुई है अगर, तो वो यहीं से पैदा हुई है। अब इसके साथ हम कितना मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन पैदा यहीं से हुई है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इन ईच एंड एवरी सेंटेंस व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न टेंसेस, वी विल गोइंग टू यूज इट। ठीक है, सो ये मेक हो गया। अभी आते हैं सेकेंड फॉर्म पर। सो सेकेंड फॉर्म इसी का क्या हो जाएगा, पता तो हो गई। और इस फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट का एक्शन बताता है। और राइट, सो ये मेक हो गया और ये हो गया हमारा मेड। अब आते हैं थर्ड फॉर्म पर। थर्ड फॉर्म कौन सा फॉर्म क्या बताता है? ये कंप्लीट एक्शन बताता है। थर्ड फॉर्म फ्यूचर नहीं बताता। ये जो वर्ब के 5 फॉर्म्स है, ये फ्यूचर आपको बता ही नहीं सकते। फ्यूचर बताने के लिए आपको अलग से वर्ब्स यूज करनी पड़ती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर फ्यूचर की बात आएगी तो आप चाहें तो आईएनजी फॉर्म लगा के फ्यूचर बता सकते हैं, लेकिन उनके लिए फ्यूचर टेंस के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज होता है। ऑल्दो क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको फ्यूचर की बात करनी है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल गो टू मुंबई को आई एम गोइंग टू मुंबई भी बोल सकते हैं। तो वो तो आई हैव टू गो टू मुंबई भी बोल सकते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसके लिए इसमें कोई फॉर्म्स नहीं है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हालांकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हाँ, तो थर्ड फॉर्म जो है आपकी, ये होती है कंप्लीट एक्शन शो करती है, इसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये होती है थर्ड फॉर्म। ये हमेशा हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये अकेली नहीं आती। वो भी अकेली आ जाएगी, ये भी अकेली आ जाएगी, बट ये कभी अकेली नहीं आएगी। ये हमेशा कैसे आएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेड। ठीक है ना? अगर अकेली आ गई तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे।
कि ये वो है, वो ये है, मतलब इसकी शक्लें सेम है ना, वो भी भाई बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे आई हैव मेड दिस थिंग, मैंने ये चीज बनाई, अब ये थर्ड फॉर्म हो गया। अब मैंने कहा आई मेड दिस थिंग, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। समझ आ रहा है सारे लोग? रंजीत सानिध्य, ओके। पेड क्लास नहीं है, फ्री क्लास है, और ये एवरीडे तो नहीं, बट हाँ ऑल्टरनेटिव चलती है, ऑल्टरनेट डेज पर चलती है। हाँ, फोर्थ फॉर्म जो होता है गाइज वो हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है। इसको चाहो तो आप जेरंड बोल लो, जेरंड, या फिर प्रोग्रेसिव बोल लो, डायनेमिक बोल लो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोल लो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, या फिर इसको बोल लो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है ये। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो कि क्या मैडम पार्टिसिपल में फंसा दिया। पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया का एक रूप, तो पार्टिसिपल तो लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सो फोर्थ फॉर्म जो है वो आईएनजी फॉर्म होती है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी? मेकिंग। अब आते हैं अपनी बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म पर, फिफ्थ फॉर्म। इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये फिफ्थ फॉर्म कौन सी है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ो, किसी भी टीचर की बात मत सुनो। अगर आपको इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आ रही, यू आर मच्योर्ड एनफ टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग, राइट? सो फाइव फॉर्म जो होती है ये, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा ये सिंगल बंदे के साथ आएगी। तुम सारे सिंगल हो हैं? आप कहोगे आपको कैसे पता? अरे मैं तो गेस कर रही हूँ, शक्लों से लग रहा है, नहीं तो बैठे नहीं होते, नहीं तो क्लास में नहीं पार्क में होते, ऐसा होता है। अच्छा, आधे सोच रहे हैं मैं तो नहीं हूं, मैं नहीं लाया उससे, बारिश हो रही है अभी नहीं बैठ सकते, तो तैर लो। अरे बारिश का तो ऐसे ही माहौल बन गया, तैरने वाला। हाँ, तो सिंगुलर फॉर्म, अब देखो इसकी सिंगुलर फॉर्म हो जाती है मेक्स। याद रहेगा ये, कभी भूलेंगे तो नहीं। अगर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस बोला, मैंने कहा कि उसने वो मेरा साथ देता है, सो ही, अब इसको क्या लिखेंगे? दो चीजें हैं, एक ये हेल्प है, एक ये हेल्प्स है, तो ये हेल्प्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ही सिंगुलर है ना हमारा। अच्छा, ये बेसिक सबको पता है कि ही सिंगुलर है। अच्छा, आई कैसा है? अच्छा, आई के साथ वॉज आता है कि वर आता है? वॉज सिंगुलर है या प्लूरल? तो आई कैसा है? वाह बेटे। देखो आई का केस थोड़ा सा, फर्स्ट पर्सन है ना वो आई, आई और बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, इसीलिए उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि आई के साथ प्रेजेंट में आप एम और पास्ट में वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी हर केस में आई प्लूरल ही है, आप लोग सही है। ठीक है, बाकी उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, जब आप लेंगे तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो ये तो इंग्लिश में आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, उसमें कोई सीन नहीं है, मतलब वो तो होगा ही होगा। अब और वर्ब्स की तरफ, कंफ्यूजिंग वर्ब्स के फॉर्म्स लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हैव का। हैव का केस ये है आपका कि हैव यहाँ पर तो मेन वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तो अगर किसी सेंटेंस में दो बार हैव और उसकी फॉर्म्स आ जाएंगी तो परेशान नहीं होंगे। हैव हैड भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है, हैज हैड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। यहाँ पर हैव आया है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म बोलो, हेल्पिंग वर्ब के साथ ये भी हैड होती है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? हैविंग होती है, बट इसको यूज करना काफी मुश्किल है, कुछ ही केसेस में यूज होती है, सारे केसेस में नॉट एवरी टाइम यू कैन यूज इट। और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? हैज होती है। ठीक है, हैव्स मत बोल देना, हैज होती है ये। हैव्स अलग नाउन है। पता चल, हैव्स जो होता है उसका मतलब होता है अमीर लोग, हैव्स एक अलग नाउन है, वो वर्ब है भी नहीं। चलो, मेक हो गया, हैव हो गया, एक और आपकी बी। बी का मतलब होता है होना। ठीक है, अब बी एक प्लूरल फॉर्म है और ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और प्लूरल फॉर्म है, वो है आर। ठीक है, बी जो वर्ब है उसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, ये एक बी है, एक है आर। ठीक है, अब बी की पास्ट फॉर्म क्या होगी? वॉज और वर। ठीक है, वॉज एंड वर। तो अब देख रहे हो आप लोग कि ये जो बी है, जिसको अभी तक हम समझ नहीं पा रहे थे, ये खुद ही एक मेन वर्ब है, और वॉज और वर भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बहुत सारी चीजें खुलेंगी अभी। थर्ड फॉर्म क्या है?
इसका? इट वुड बी बीन, ठीक है। बीन, इसका मतलब बीन वही नहीं है जिसके साथ आईएनजी लगाते, बीन खुद ही एक थर्ड फॉर्म है किसी ना किसी चीज की। फोर्थ फॉर्म क्या हो गया? बीइंग। और सिंगुलर फॉर्म क्या क्या हो गया? एक तो इज हो गया और एक हो गया आपका एम, ठीक है। इज हो गया और एम हो गया। अब जैसे ये जो बी है इसमें कई सारी वर्ब्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बी फॉर्म की जो वर्ब्स होती हैं उसमें ये सारे इस तरीके से अलाइन करेंगे। और अगर कहीं पे ये सेंटेंस, जैसे आपने कहा कि आई वॉज अ स्टूडेंट, ये टेंस कौन सा है, कोई बताएगा? पास्ट का क्या? हाँ, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट ही है, ये पास्ट सिंपल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो वॉज यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जैसे अभी आपने आई वेंट फॉर अ वॉक में बताया था, तो ये मेन वर्ब है, ये याद रखना। अगर आपका वॉज यहाँ पर आया है अकेला और कोई वर्ब नहीं दिख रही है, सो इसी को आप मेन वर्ब बोलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। ऑल्दो इसको बी फॉर्म की वर्ब आप बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, बी फॉर्म की वर्ब है। और आगे वाला जो पार्ट है आ स्टूडेंट, ये क्या है? ये एक्चुअली सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जो भी चीज सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और ये जो टेंस है इसको बोलेंगे पास्ट सिंपल टेंस। अभी ये आएगा आगे, तो चूंकि आगे आएगा तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पर वर्ब चल रही है तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो इस सेंटेंस में ये आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब अकेली आएगी वो ही मेन वर्ब होगी। और राइट, हमेशा याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ये कौन सी वर्ब है, तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पे कोई और वर्ब तो है ही नहीं, हेल्प किसकी कर रही है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ स्टूडेंट। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी है, या क्या समझनी है, या तो आपको रहेंगी हमेशा। तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो अलग हुई हैं। टेंस को समझिए एंड देन उसके इंफॉर्मेशन को समझिए। ऑलराइट, यू लुक कंफ्यूज्ड, कुछ नया मिला, पुराना है? कल मैं एक वीडियो देख रही थी कंगना का। सो कंगना सेड कि आई वेंट टू लंदन, I was overwhelmed when people were making fun of Indian culture, Indian things, and all these things. So I was overwhelmed. So उसने यूज किया overwhelmed. अभी लोग कहने लगे कमेंट सेक्शन में कि overwhelmed का मतलब तो होता है खुश होना। तो क्या कंगना को इस बात की खुशी हुई कि लंदन के लोगों ने इंडिया का मजाक उड़ाया? व्हाट इज द रीजन? फिर बाद में मैंने मतलब बताया कमेंट करके उनको कि जो overwhelmed वर्ड होता है वो बेसिकली हमेशा इसीलिए नहीं होता कि आप खुश हों, वो इसलिए भी होता है जब आप परेशान होते हैं, जब आपको अंदर से गुस्सा आ रहा होता है। जैसे मैं बहुत परेशान हो गई, कोई ऐसा किस्सा हुआ, तो भी आई कैन से कि आई गॉट ओवरवेल्म्ड विद टीयर्स, विद सैडनेस। तो आप हमेशा ओवरवेल्म्ड जॉय के साथ नहीं होते। तो एक नई चीज जो थी वो लोगों को पता चली। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि आप चीजों को कभी कभी कुछ नया सीखने को मिलता है। पीपल सेड या देयर वाज समथिंग न्यू इन दैट, कुछ नया था, क्योंकि अभी तक इंडियंस को लगता था कि अच्छा ओवरवेल्म्ड इसका मतलब हैप्पीनेस। नो, एक्चुअली होता क्या है कि ओवरवेल्म्ड विद जॉय लगाते हैं अक्सर, बट हमें क्या पता, हम तो बोलते ही नहीं, क्यों सारे सारे ऐसे देख रहे हैं, हमें क्या पता हम कौन सी अंग्रेजी बोलते हैं। बोला करो भाई। बोलते हो तुम? इंग्लिश बोलते हो? बोल लेते हो? कभी कभी क्या होता है चैट्स में बोलते हैं, मतलब टाइप करते हैं, मतलब हमारी अंतरात्मा अंग्रेज है और हम हिंदी हैं मतलब अंदर से आवाज आती है तो सामने वाला, हाँ कभी कभी। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बोलो। और सामने वाला ना समझे तो इंडियंस को तो बड़ा मजा आता है, जब सामने वाले को समझ नहीं आता तो तुम लोग को मजा नहीं आता क्या? अब काम की बात गाली देने लगता है, उसे बोलो इंग्लिश में गाली दो। उससे ये बोलो कि भाई मैंने भी तेरे को अंग्रेजी में ही गाली दी, वो बात और है, तेरे को समझ नहीं आई। ऐसा नहीं है गाइस, बोलना तो पड़ेगा। क्या इंग्लिश में गाली देनी आती है? बहुत बढ़िया गाली दे लेते हैं अंग्रेजी में इंग्लिश में गाली कितने भी दे दो मजा नहीं आएगी, जब तक आप अपनी देशी में है ना 4 5 बातें सुना ना दो, फील नहीं आती। और फील आनी बहुत जरूरी है भाई। तो अगर फील नहीं आई
तो यूज योर हिंदी लैंग्वेज एज फास्ट एज यू कैन। ओके, बस फील आनी चाहिए। ऑलराइट, सो ये हो गया बी का फॉर्म। अभी आते हैं हम जू। जू का सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद डन। फोर्थ फॉर्म डूइंग, और ये फॉर्म होता है आपका डज। ठीक है, तो अभी इसके अलावा और एक लो ले लो, जैसे क्लोज। क्लोज इज अ वर्ब, सेकेंड फॉर्म हो गया क्लोज्ड, ये भी हो गया क्लोज्ड, ये भी हो गया क्लोजिंग, और ये भी हमारा हो गया क्लोजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सारे वर्ब्स के फॉर्म्स को पढ़ेंगे, यूज करेंगे। मतलब ये फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म जो है ये बेसिकली यूसेज के लिए है। ठीक है, वैसे वो भी यूसेज के लिए होता है, लेकिन ये आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि और जो वर्ब फॉर्म्स हैं उनको इसी तरीके से यूज किया जाए। तो अभी और भी जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है वर्ब फॉर्म्स, तो उनको भी याद करिए और उनको लिखिए। अब आते हैं हम टेंस पर। रंजीत टाइम पूछ रहे हैं। टाइम तो वही है, मतलब 8:30 से शुरू कर देती हूँ मैं आजकल, एग्जैक्ट 8:30। आई ट्राई टू बी ऑन टाइम नाउ, क्योंकि अभी अगर हमने 8:45 कर दिया तो आप बड़ी आसानी से 8:50 कर दोगे, और अगर हमने 8:50 कर दिया तुम लोग पक्का 10 बजे मेरे को 10 बजे तक बैठा के रखोगे, क्योंकि बैठे रहो। तो इसीलिए आई विल बी स्टिकिंग ऑन 8:30 शार्प 8:30। ऑलराइट, डन टिल हियर। अभी आते हैं टेंसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो बेसिकली टेंस जो है हमारा, इसको हम क्लासिफाई करेंगे फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में सारा प्रेजेंट का टाइम अलग अलग तरीके से डिस्कस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पास्ट का टाइम, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर का टाइम एक्शन। अब चाहे तो आप टाइम की जगह टेंस लिख लो, मैंने टाइम लिख दिया है, आप चाहो तो इसमें टेंस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस की अगर बात करेंगे, और अगर पास्ट या फ्यूचर की बात करेंगे, तो इनके भी हमारे सब पार्ट्स होते हैं। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये सबके ही होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये रिचुअल है हमारा, सबको पता होता है, फिर भी टीचर को करना पड़ता है। कॉन्टिन्यूअस। So we will be talking about indefinite. Indefinite को simple tense भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल। ऑलराइट, ऑल्दो मैं सोच रही थी कि इस बार कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊं, लेकिन होता क्या है कि अगर मैं अलग ट्राई करती हूँ तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं हमें वैसे ही पढ़ना है। इसीलिए इस बार मैंने अपनी मतलब टीचिंग में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की, फिर मुझे लगा नहीं करने चाहिए। मैंने सोचा कि इस बार एक काम करते हैं कि क्वेश्चंस पे बेस्ड एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैंने कई सारे बैचेस में क्या किया, क्वेश्चन बेस्ड एक्सप्लेनेशन दे दी। मुझे लगा चलो ठीक है, इनका एग्जाम है, 1-2 महीने का बैच आया है, तो चलो क्वेश्चन बेस्ड। भाई साहब उसमें इतनी ज़्यादा कंप्लेंट आई कि टीचर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, टीचर ने तो सिर्फ क्वेश्चन करा के काम खत्म कर दिया मैंने। और जबकि क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत लगती है, पहले मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करूँ, फिर बनाऊँ, फिर तुम लोगों को दूँ, फिर देखूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि नहीं। तुम लोगों की बात नहीं, मतलब और तुम लोग तो अभी अभी मिले हो, क्या करोगे। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। डन, नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम भी तो पहले आते थे, होशियार थे। अभी भी हो ऑब्वियसली। एग्जाम वगैरह फॉर्म वॉर्म भरा है, कैसा हुआ था? मैंने तो सुना काफी सिंपल उसमें इंग्लिश थी। 62 आए थे। इंग्लिश का पार्ट कैसा था? अच्छा, मैं जिससे भी पूछ रही हूँ इंग्लिश का, कह रहा मैडम बहुत सिंपल। आजकल पता नहीं फैशन बन गया, मेरे को तो पता नहीं होता है, क्वेश्चन तो याद नहीं रहते, एक दो याद रहते, वो तो वाकई सिंपल होते हैं। अब जब करके आते हो तब सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं बताओ क्या करूँ। हाँ, कहते बहुत सिंपल मैम, अंग्रेजी तो इतनी सिंपल आई थी, मैंने तुरंत कर दी थी, तो आई फील हैप्पी, लाइक चलो मेरे स्टूडेंट्स अच्छी कर दी थी। आई एम लाइक रिजल्ट क्या रहा? नहीं, इस बार नहीं हुआ, ये ऐसे मत कहा करो।
चलो खुश रहने के लिए गालिब ये ख्याल बहुत बहुत अच्छा है। प्रेजेंट इन डेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल। अभी पहले तो इसकी पहचान, थक गए क्या? अभी कहाँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। पहले तो इसकी पहचान, कैसे पहचानेंगे इसको? किसी भी दुनिया के किसी भी टेंस को पहचानते हैं हमेशा वर्ब से, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसका आइडेंटिफिकेशन, फिर लिखेंगे कि कब कब हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन, किसी भी टेंस का आइडेंटिफिकेशन मतलब वर्ब। सो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको जो वर्ब्स यूज करते हैं, पहले तो वर्ब मैं बता देती हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है? प्रेजेंट के यही दो फॉर्म्स बताए हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा, या तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ये तो हो गया इसका एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पर हमने लिख लिया, ये इसका स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन दोनों है। फॉर एग्जाम्पल, यू से ही गोज, दे गो, यहां पर ही सिंगुलर और दे प्लूरल। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे, और वो ये है कि कब कब हम इसको यूज करते हैं। वाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? ऐसी क्या जरूरत आ गई जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं? तो जब भी हम कभी रूटीन एक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, व्हेनेवर वाई एंड हाउ, वाई टू यूज एंड वेयर टू यूज, एग्जैक्टली शेड्यूल बताते हैं। और जैसे मैंने कहा कि रूटीन एक्शन, जब भी आप अपना रूटीन डिफाइन करेंगे उसी में शेड्यूल जैसे आता है, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। जैसे आप रोज क्लास आते हैं, दैट इज योर रूटीन, तो यू कम हियर डेली। आप रोज अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, यू टॉक टू योर पेरेंट्स एवरी डे। आप सुबह जल्दी उठते हैं, दैट इज ऑल योर रूटीन। तो आप जैसे सुबह उठे, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, अगर रोज की बात हुई तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोज सुबह चाय बनाता हूँ, कॉफी बनाता हूँ, या नहीं बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो आई प्रिपेयर मॉर्निंग टी फॉर मी, morning breakfast for me, or whatever you do, it is all up to you. If you don't make, that's okay. So routine action. इसके अलावा, हाँ, सबसे चलो यही लिख लेते हैं पहले, यूनिवर्सल ट्रूथ। सो इंग्लिश में क्या होता है, ट्रूथ कितना भी बेकार हो, अगर वो यूनिवर्सल है तो वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर सूरज पूरब में निकला, भले ही ये गलत है, भले ही इसकी सच्चाई ये है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओके। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जनरली लोगों ने पढ़ाना बंद कर दिया है, बिकॉज दैट इज एन इनकरेक्ट ट्रूथ, बिकॉज सन ना तो राइज होता है ना सेट होता है। इट इज ऑल अबाउट द अर्थ दैट रिवॉल्व्स, राइट, है ना? एवरीबडी नोज ना कि वो अर्थ ही रिवॉल्व इतना करती है, तो सन को अपनी जगह पे घूमना पड़ता है कि तू ही पहले मेरे आगे पीछे घूम ले, मैं बाद में आऊंगा। तो कहने का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होंगे? मुझे इंग्लिश नहीं आती, बताओ यूनिवर्सल ट्रूथ बताओ तुम लोग जिंदगी में। यूनिवर्सल 2 + 2 = 4 है, सच हमेशा कड़वा होता है ये लोग यहाँ तो बहुत सारे हो गए। और हाँ हाँ, ये जो तुमने बोला है ना, इज इक्वल, ये इसी में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे हम। और वाटर बॉइज एट 100 डिग्री एंड फ्रीजेज एट 0 डिग्री। 0 डिग्री फ्रीज हो जाता है, हो जाता फ्रीज। ऐसे ही सारे ट्रूथ। इसके अलावा देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके अलावा कोई भी एक्शन जो फिक्स्ड है, फिक्स टाइम एक्शन, हाँ आ रहे हैं। कोई भी एक्शन जो फिक्स है, जैसे मैं हूं मिनिस्टर और मैं आज रात को दिल्ली में लेक्चर डिलीवर करूंगी लाल किले पे, क्या बोलेंगे मेरे लिए? द आरती मैम डिलीवर्स द लेक्चर,
द आरती मैम ऑब्वियसली मिनिस्टर हो तो दा लगाएंगे, बनता है भाई। तो डिलीवर्स द लेक्चर, क्या कह रहे हो? देते हैं भाई, ऐसे बुराई मत करो। प्राइम मिनिस्टर लेक्चर डिलीवर करते हैं। अरे लेक्चर तो लेक्चर होता है, जरूरी थोड़ी ना कि मतलब कोई एक टीचर ही दे, ऐसा नहीं है। लेक्चर कोई भी डिलीवर कर सकता है, तुम भी डिलीवर कर सकते हो। सो द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स द लेक्चर इफ दैट इज अ फिक्स टाइम एक्शन। ठीक है, कोई भी भाषण देता है अगर, तो कैसी बातें करते हो, सब भाषण दे सकते हैं, आपकी पेरेंट्स, आप और टीचर, मिनिस्टर, एवरीवन। सो हाँ, तो फिक्स टाइम एक्शन है, तो ये नहीं कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर विल डिलीवर द लेक्चर, उसको बोलेंगे डिलीवर्स द लेक्चर, आई मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ये जो हेडलाइंस होती है ना, हेडलाइंस होती हैं, वो जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं और जो न्यूज़ में भी आती हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। याद रखिए इस बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। एंड देन इसके अलावा कमेंट्री आपने सुनी है कभी, कमेंट्री या सिंक्रोनाइज एक्शन। सो कमेंट्री भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। कमेंट्री और सिंक्रोनाइज एक्शन जो होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे विराट खेल रहे हैं, उसने 6 हिट किया, तो इंग्लिश में यही बोलेंगे विराट हिट द 6, ना कि विराट हिट द 6। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ऑलराइट, अब इस ये तो आपको पता चल गया कि यहां पर यूज करते हैं। बट अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं? जैसे आप कहते हैं डेली, किसी भी सेंटेंस में डेली आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसी सेंटेंस में सम टाइम्स आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, किसी सेंटेंस में ऑलवेज आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑफन, ऑफ्टन जिसको बोलते हैं, एवरी डे। ऑलराइट, एवरी डे थोड़ा अलग अलग लिखेंगे। इसके अलावा सेल्डम, इसके अलावा नेवर, ये नेगेटिव है। इसके अलावा यूजुअली, रेयरली, बेयरली। ये जो चीजें यूजुअली, रेयरली एंड बेयरली। अभी डेली का मतलब रोज, समटाइम्स का मतलब कभी कभार, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब प्रायः, प्रायः, एवरेज है मतलब प्रतिदिन, द सेम एज डेली, सेल्डम का मतलब कभी कभार, ऑलराइट, नेवर का मतलब पता है कभी नहीं, यूजुअली अक्सर, और रेयरली का मतलब भी मुश्किल से, एंड बेयरली का मुश्किल से, मतलब कभी कभार, मुश्किल से, शायद इस तरीके से। सो ऑल दीज एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स है। आप ये कहो कि ये है क्या, तो गाइज ये एडवर्ब्स हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन बताते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब ऐसा एक्शन जो इंडेफिनिट चले, है ना, तो वो होता। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब कल हम इस पर पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस, ठीक है, और आप बताएंगे, मतलब अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं कल बताऊंगी। ठीक है, वी आर डन टुडे। सो हाँ, मीनिंग प्रायः, प्रायः, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट प्रायः, इट इज सिमिलर टू सेल्डम, कभी कभार, इट इज अक्सर, इट इज द अनदर वर्ड इज अक्सर। जैसे अक्सर तुम्हारी मार पड़ती है घर पे, यू ऑफन गेट बीटन बाय योर मदर। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, यू ऑफन। ऑलराइट, सो एनफ ऑफ टुडे, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। वैसे सैटरडे मेरा शेड्यूल था बट इस वीक नहीं होगा, सो वी विल बी देयर ऑन ट्यूसडे आई गेस। ओके, नहीं मंडे यार, नहीं तो इंग्लिश पढ़नी है, बस इंग्लिश पढ़नी है, ऐसे बोलो तो फिर मैं आऊंगी। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। अभी संडे को भी आ जाओ, ये देखो ये एक बड़ा वाला बोला, ठीक है, तुम संडे को तुम्हें स्पेशली पढ़ा दूंगी। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।